आज मैं आप लोगों को जो है एक संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रस्तावना के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रस्तावना है क्या? सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान का एक संक्षिप्त परिचय या इंट्रोडक्शन कह लीजिए। प्रस्तावना में जो अंतर्निहित शब्द हैं उन शब्दों की ही व्याख्या एक प्रकार से हमारे संविधान में या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें दिखता है। जैसे अगर सामाजिक की बात करते हैं या सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय को आप मौलिक अधिकार देख सकते हैं। जैसे 17 आर्टिकल के तहत 17 जो आर्टिकल अस्पृश्यता का इस तरह की चीजें हैं उसमें। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तावना जो है हमारे संविधान के। तो प्रस्तावना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ में आएगी। अब यहाँ पे प्रस्तावना है। सबसे पहले तो हम लोग एक प्रकार से इसको लिखेंगे कि इसे अगर प्रस्तावना को अगर आपको समझना है तो ये पूर्ण रूप से आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग केवल इसको आप लोगों को याद जरूर करना है। जब तक आप याद नहीं कर पाएंगे उसकी जो शब्द है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विचार अव्यक्त विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए सुनता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता इतनी सी
हम समझ सकते हैं कि हमारी प्रस्तावना में जो मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये समझ हम भारत के लोग, यानी हम भारत, जो ये भारत शब्द, हम भारत शब्द है, ये शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफाइन कर रहा है कि हम, जो हमारी संप्रभुता है, या हम कोई एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक स्टेट की बात नहीं कर रहा है, बल्कि संपूर्ण भारत के लोग। और ये जो हमारी शक्तियां, मतलब कि जो निहित शक्तियां हैं, कि जो मतलब जो पावर है, या कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि संसद पावरफुल नहीं है, बल्कि हमारी जनता संप्रभु होती है। जनता के द्वारा ये प्रतिनिधि भेजे हुए होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि संसद में अब हमारी जो समस्या को उठाते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हम भारत का जो ये पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बता रहा है कि जो सारी शक्तियां हैं किसी संसद में निहित नहीं है, बल्कि जनता स्वयं संप्रभु, जनता में निहित है। जनता जब तक नहीं चाहती किसी चीज को, तब तक वो नहीं होता है, क्योंकि जनता ही चुनकर भेजती है जो है संसद में लोगों को, प्रतिनिधियों को, तभी वो लोग हमारी बात उठाते हैं। इस प्रकार से ये हम भारत के लोग, ऐसा कहा जाता है कि रूसों के दर्शन पे जो है आधारित है। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको सॉवरेटी इंग्लिश बोलते हैं, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब इसमें सवाल कहाँ से पूछता है कि कितने प्रकार की इसमें विचारधाराओं की बात की गई है, या धारणाओं की बात की गई। तो इसमें अगर ये पूछता है कि कितने प्रकार की चीजों की या विचारधाराओं की बात की गई है, धारणाओं की बात की गई है, तो वह 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 1, समाजवादी 2, पंथनिरपेक्ष 3, लोकतांत्रिक 4, गणराज्य 5। इस तरह से यानी 5 चीजों को समाहित किया गया है, और इस तरह से इस चीजों को एक आपको ऑप्शन में दे देता है, मिलाने के लिए उनका क्रम इधर उधर कर देगा। जो सही क्रम रहेगा, अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसको आप आराम से इसको कर लेंगे। सॉवरेटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप लोग सब लोग ये भी जानते होंगे कि 42वें संवैधानिक संशोधन में, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में, इसमें 3 शब्द जो जोड़ा गया था, उसमें एक समाजवाद जोड़ा गया, एक पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, और एक शब्द अखंडता होता है, जिसको इसमें जोड़ा गया है आपकी प्रस्तावना में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये याद करने लायक है कि इसमें 3 जो प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, नए शब्द जो जोड़े गए, वो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, जो अक्सर हमेशा पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कि वह कितने प्रकार के न्याय हुए। तो हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है, अगर इस तरह से आता है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार न्याय की बात की गई है, तो वह 3 प्रकार है, सामाजिक 1, आर्थिक 2, राजनीतिक 3। तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो वह 5 प्रकार की है। आप देख सकते हैं कि अव्यक्त, विश्वास, धर्म, विचार, उपासना, 5वां ना, यानी विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना, 1 2 3 4 5, यानी हमें हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार के की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज है। और कितने प्रकार के समता की बात की गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। अगर आपको प्रस्तावना पूरा याद है, तो इसको आपको मतलब याद अगर है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर देने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर ये याद नहीं है, तो आपको देने में समस्या, क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछता है कि कितने प्रकार की धारणाओं की बात की है, कितने प्रकार के न्याय की बात की है, कितने प्रकार स्वतंत्रता की बात की है, कितने प्रकार की और समता की बात की है। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा, कैसे आप इसको कर पाएंगे? इसका मतलब कि आपको प्रस्तावना याद होना जरूरी है। दूसरी चीज है कि अवसर की समता की बात हो गई, और उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता की बात की गई है, और सुनिश्चित करने में बंधुता की बात की गई है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसको लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1949 मित मार्च से 7वीं संवत 2006
विक्रमी, ये जो आपका हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार दिया गया है, जो 26 नवंबर 1949 को इसको प्रस्तावना को में इस चीज को निहित है। और उसमें 3 शब्द आता है, जिसमें है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, ये 3 शब्द आता है। अंगीकृत माने वो स्वीकार करते हैं, अधिनियमित माने उसको अधिनियम को रूप देते हैं, और आत्मर्पित मतलब कि हम स्वयं उस पे अपने को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें आता है कि प्रस्तावना क्या जस्टिबल है, या क्या प्रस्तावना को लेकर हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसे हम अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार के आर्टिकल 32 के तहत हम अपने सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं भाई हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, तो हम 32 के तहत जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन क्या प्रस्तावना को आधार मान के हम जा सकते हैं न्यायालय में? तो नहीं, ये प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, नॉन जस्टिबल है। अब प्रस्तावना लिया कहां से गया है? अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका ही एक देश ऐसा है, उसका संविधान जो सबसे छोटा 7 आर्टिकल का है और लिखित संविधान है। ठीक है, तो हमारी जो प्रस्तावना है वो कहीं नहीं वहां से प्रेरित है। और ऐसा भी कहा जाता है प्रस्तावना 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था नेहरू जी का, वहां से भी 1946 जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे लोग, उसमें से ही ये वहीं से ये निकल के धीरे धीरे वहां से प्रेरित होकर आता है और इसको लोग मूर्त रूप देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। कितनी कितनी चीजें हमको देखना है? एक कि कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है, और न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इसको हम आधार मानकर अपने किसी चीज को लेकर न्यायालय में वाद नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज इसमें ये है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। चौथी चीजें इसमें याद है कि कितनी प्रकार की इसमें धारणाएं हैं, विचारधाराएं। संपूर्ण प्रभुत्व में 5 प्रकार की हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, कितनी प्रकार की न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। वह कौन है? विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। कितने प्रकार के अवसर की बात की गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई। कब आया है? 26 नवंबर 1949 की बात की जा रही है। 3 शब्द जो उसमें अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, ये इतने शब्द हैं जो इस प्रस्तावना में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत सी इसमें तमाम बातें हैं कि प्रस्तावना कब संविधान का अभिन्न अंग माना गया है या नहीं है, पर वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आपको ज्यादातर इतनी ही पोर्स हो जाता है जितना मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, ये चैप्टर